नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के प्राचीन इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर अपने पिछले लेक्चर में हमने मौर्योत्तर युग के बारे में देख लिया था और फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में। चूँकि देखिए, यह गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग काफ़ी बड़ा चैप्टर है, करीब करीब 150 प्रश्न है इसमें, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट आपको अभी मिल जाएगा और इसका दूसरा पार्ट जो है वह आपको शाम को 9 बजे से 10 बजे के बीच में, या यूँ कहें तो रात 9 से 10 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, चूँकि जानते ही आप लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से डिस्कशन होता है, तो सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़, जो हमारा टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, उसकी पीडीएफ, उसमें जो है पीडीएफ आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही है। जिन लोगों को ना मिल रही हो वे लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। फिलहाल चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, या डी 566 से 597 ईस्वी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी का समय जो है वह गुप्त वंश के शासन की अवधि का माना जाता है। थोड़ा सा इसमें ना देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए देखिए, गुप्त वंश के शासन की शुरुआत वास्तव में तो 275 ईस्वी में ही हो गई थी, और इस वंश की नींव या इस वंश की स्थापना की गई थी 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा। और इस गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से 550 ईस्वी तक थी। फिर यहाँ पर इसके बाद 319 से क्यों शुरुआत की गई? वह इसलिए की गई क्योंकि गुप्त वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने सत्ता ग्रहण की थी 319 ईस्वी में। तो इस कारण से इसी के शासनकाल को जो है माना जाता है गुप्त वंश के शासनकाल की शुरुआत। ठीक है, हालांकि जो गुप्त वंश की स्थापना की गई थी वह 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की अवधि थी 319 से 335 ईस्वी, और इसी ने गुप्त वंश का गुप्त संवत की नींव भी रखी थी। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिलहाल चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? ए पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, प्रवरसेन एक वाकाटक वंश का शासक था, और जो प्रवरसेन प्रथम था उसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, और साथ ही साथ इसके द्वारा अनेक वैदिक यज्ञ भी किए गए थे। प्रवरसेन द्वितीय की रुचि देखिए वह साहित्य में थी, और उसने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। ध्यान दीजिएगा, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, तो वहीं प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी साहित्यिक रुचि के कारण सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी अशोक महान, या डी समुद्रगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? तो जो इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उनकी एक रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें ही इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और उसकी विजयों पर मुग्ध होकर के उसको भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा या भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, इसका उपनाम या उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी विक्रमादित्य की। ठीक है, तो सॉरी, देखिए,
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी हमको कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, इसके विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं, देवगुप्त, देवराज या देवश्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी श्रीगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लगा सी रहा हूँ और पहुँच रहा हूँ बी में। दरअसल इस आंसर में ना थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग भी कर रहे होंगे। देखिए, हुआ क्या है कि विभिन्न ताम्रपत्रों जो कि नालंदा एवं गया के ताम्रपत्र थे, उनके अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मैंने भी विभिन्न जगहों पर यही पढ़ा कि समुद्रगुप्त ही प्रथम शासक था जिसने पहली बार या प्रथम बार परम भागवत की उपाधि धारण की, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। ठीक है, तो आप लोग को भी कभी भी प्रश्नों में यदि विकल्पों में चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन रहता है तो उसी के साथ जाना है। ठीक है, परम भागवत की उपाधि किस प्रथम गुप्त शासक ने धारण की थी, तो वह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, फिलहाल यूजीसी के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न आयोग जब इधर उधर से प्रश्न पूछे तो किसमें कौन सा उत्तर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है, ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख। हालांकि यह इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख अशोक से भी संबंधित है। कैसे, तो यहाँ देखिए, इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वह अशोक का ही स्तंभ लेख है जिसे कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था अकबर के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त, जिसका शासन की अवधि 335 से 375 ईस्वी थी, उसके शासन के बारे में हमको सूचना मिलती है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक और कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें यानी कि इस प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अशोक स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। साथ ही साथ इसमें अशोक के द्वारा जो है कौशाम्बी में संघ विभेद को रोकने के बारे में आदेश भी दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अभी आगे और डिटेल में यह प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो सीधे आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ या फिर प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयागराज का स्थित अभिलेख जो है वह सूचना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो सीधे आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में हमको प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। ठीक है, देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के विभिन्न राज्यों और उनके राजाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें कौशल महाजनपद के राजा का नाम महेंद्र बताया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणापथ के राज्यों को जीता गया, लेकिन बाद में उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा करके स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इस नीति का क्या उद्देश्य है कि उनको जो है जीत लिया गया,
उनको मानसिक रूप से जो है अपने अधीन बना लिया गया और उसके बाद उनको राज्य करने हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। ठीक है, देखिए गुप्त वंश की एक शासन के बारे में आपको जरा सा बताऊं तो गुप्त वंश के शासन की प्रकृति किस प्रकार की थी, तो यह थी कि जो गुप्त वंश का राजा होता था वह विभिन्न राजाओं का राजा होता था। ठीक है, इस कारण गुप्त वंश के विभिन्न राजाओं को हम देखेंगे तो उनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की गई थी। महाराजा धीराज यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि गुप्त वंश के शासकों के द्वारा धारण की गई थी। राजाओं का राजा होने का अर्थ है कि जो इनके अंतर्गत जो भी राज्य थे या फिर जो भी क्षेत्र आते थे वहाँ पर जो व्यक्ति था, जो राजा था, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, लेकिन वह कुछ कर या कुछ भाग गुप्त वंश का जो सम्राट होता था उसको दिया करता था। ठीक है, तो इसी को बोला जाता था ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी कि आप मानसिक रूप से उसको अपने अधीन करके उसको स्वतंत्र छोड़ देते थे वे लोग। कौन? समुद्रगुप्त के द्वारा छोड़ा गया था इस प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी दारा शिकोह। थोड़ा जल्दी चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का भी एक लेख मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव और कवि हरिसेन ने की थी। करिंघम के मतानुसार यह लेख यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वह मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया और इस प्रयाग प्रशस्ति लेख अभिलेख पर जहांगीर का एक लेख है, रानी का अभिलेख है और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि थी ए समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघ वर्ष की या डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि जो थी वह थी समुद्रगुप्त की। हालांकि कहीं कहीं पर आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी भी देखने को मिलता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना था वह माना था समुद्रगुप्त को ही, लेकिन बाद में मूल्यांकन से इस प्रश्न को बाहर भी कर दिया गया था। देखिए, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर दो विकल्प रहे हैं कि समुद्रगुप्त और गौतमी पुत्र सातकर्णी दोनों ने ही पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि धारण की, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी, तो आपको उस विकल्प के साथ जाना होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है ए 1, 2 एवं 3 सही है, बी 1 एवं 2 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1 एवं 3 सही है, ई केवल 1 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि और संधि विग्रहिक था और इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की गई थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया था। वहीं देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी, जिसमें गुप्त वंश के शासक रामगुप्त के विषय के बारे में हमको सूचना मिलती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सूचियों के रूप में है। एक तरफ तो दक्षिण गुप्त के काल के या समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारतीय नरेशों के नाम है और दूसरी तरफ उनके राज्यों के बारे में दिया है। इनको आपको सुमेलित करवाना है। ए धनंजय अवमुक्त, बी नीलराज कांची, सी उग्रसेन कुस्तुलपुर, सी डी विष्णुगोपा पालक्का। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 3 1 4 2 या डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2। देखिए, धनंजय जो है वह कुस्तुलपुर का शासक था।
नेक्स्ट पेन लेते हैं दूसरी है, नीलराज जो है वह अवमुक्त का शासक था। नेक्स्ट पेन, जो उग्रसेन था वह शासक था पालक्का का, यहाँ पर ना, और विष्णु गोपा जो था वह कांची का शासक था। कहाँ का, तो पेन कौन सी ली जाए, ये ले लेते हैं। विष्णु गोपा जो था वह कांची का शासक था। फिर से बता देता हूँ मैं, धनंजय जो है वह कुस्तलपुर का शासक था, नीलराज अवमुक्त का शासक था, उग्रसेन पालक्का का शासक था, और विष्णु गोपा जो है वह कांची का शासक था। यह सभी जो है दक्षिण भारतीय नरेश थे और समुद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक या बी चंद्र? इन्हीं दो विकल्पों से बता दीजिए आप। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के, एक सेकेंड रुकिए पेन बदल लूँ, हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन से सीधे बात करते हैं। देखिए, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से हमको मेहरौली स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों के का वर्णन किया गया है, और जिसको जो है हम गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से समीकरणित पाते हैं, या फिर यूँ कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय से साम्यता पाते हैं हम उस चंद्र के नाम से या उसकी विजयों से। ठीक है, देखिए, एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ जो है वह उदयगिरी की पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर, यानी कि मेहरौली स्तंभ के शीर्ष पर, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह भी अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी शुंग? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। ठीक है, कब आक्रमण हुआ था हूणों का? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हालांकि स्कंदगुप्त के हाथों जो है हूण वह बुरी तरीके से परास्त हुए थे। ठीक है, और प्रारंभिक रूप से जो हूणों का यह आक्रमण था वह मात्र एक हमलावर था, जिसका कि तत्कालीन गुप्त वंश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो सीधा आंसर पर चलते हैं, स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था थे। सीधा आंसर पर चलते हैं, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? सीधा आंसर पर चलते हैं, स्कंदगुप्त के द्वारा जो है हूणों को पराजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त की एक उपाधि क्रमादित्य है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा कभी भी आप, अभी आगे विकल्पों में आएगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ए भीतरी स्तंभलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, या डी उदयगिरी अभिलेख? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से हमको यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर है यह? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील, यह आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान से हमको भीतरी स्तंभलेख मिलता है।
जिसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त से वे बुरी तरीके से पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ए. हूणाक्रमण, बी. प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी. उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी. अरब आक्रमण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरब आक्रमण देखिए ये काफ़ी बाद में हुआ था, लगभग पूर्व मध्यकाल के समय में अरब आक्रमण हुआ था, या जब हम लोग पूरे मध्यकाल के बारे में या मध्यकाल के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में एक लेक्चर आपको दिया भी जा चुका है मध्यकाल का। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के देखिए, भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, यानी कि अरबों का भारत पर आक्रमण जो है वह गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण कौन कौन से? तो हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये विभिन्न कारण थे गुप्त वंश के पतन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी. कुमारगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के पहले दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। किसको परास्त किया था? तो पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ठीक है, देखिए, भारत में शक सत्ता का उन्मूलन इस प्रकार से हुआ, और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा चांदी के सिक्कों को भी चलाया गया, जिसको रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को रूपक। ठीक है, फिलहाल रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी. कुमारगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने ऊपर देखा कि चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करने के उपलक्ष्य में चलाया था, और एक उपाधि शकारी को धारण किया था। ठीक है, और इसी के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको कि गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. रामगुप्त, डी. श्रीगुप्त, या ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में जो है चीनी यात्री फाह्यान ने भारत की यात्रा की थी। देखिए एक्सप्लेनेशन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। कब से कब तक था यह भारत में? तो 399 से 412 ईस्वी तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, बी. पतिक तक्षशिला अभिलेख, सी. प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, या डी. समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है ये इससे संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए कुमारगुप्त प्रथम जो है यह मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। पथिक जो है वह तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित हैं, ठीक। और प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई भी लेख प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल नीचे दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ गुप्तवंशीय शासक हैं और दूसरी तरफ उनकी रानियों के नाम हैं। इनको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त दत्ता देवी, बी समुद्रगुप्त कुबेर नागा, सी चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी, सी कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। कूट है आपके सामने ए 3 1 2 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 3 4, डी 4 3 2 1। चलिए यह देखिए बीईओ की परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न था जिसमें आपको एक नाम हमेशा देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार देवी का। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि आपको एक विकल्प का आंसर पता होता तो आप आसानी से प्रश्न को कर लेते और विभिन्न जगहों पर चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी रानी कुमार देवी के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल सभी को सुमेलित करवा लेते हैं विभिन्न प्रकार की पेनों को लेकर के। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। नेक्स्ट पेन चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था कुबेर नागा। नेक्स्ट पेन और कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम था अनंत देवी। की रानी में कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना। चलिए देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम था अनंत देवी, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए ईसा की 3री शताब्दी में हूणों द्वारा आक्रमण करते हुए रोमन साम्राज्य को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, या फिर यूँ कहें कि हूणों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। इस कारण चूँकि उस समय भारतीयों का व्यापार रोमन साम्राज्य से बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था, लेकिन उस पर जो है उस व्यापार पर बाधा उत्पन्न होने लगी। तो इस कारण भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों से या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई पर भारतीय व्यापार जो है वह अधिकाधिक निर्भर हो गया था। दूसरा एक अन्य कारण था कि उस समय तक आते आते बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में भी भारतीयों को जानकारी हो गई थी। तो इस कारण दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करना जो है वह आसान भी हो गया था, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच, सी कल्याण या डी काम्बे। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर भारतीय व्यापार जो है वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कि बंगाल में स्थित था वहाँ से संचालित होता था गुप्त काल में। देखिए ध्यान से देखिएगा इस विकल्प को, वरना आपको लगेगा कि पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए कि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से होता था। ध्यान दीजिएगा कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि गुप्त काल में लंका, जावा या सुमात्रा से किस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था। तो आपको वहाँ पर आंसर टिक करना है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था इन देशों से, ठीक है। किन से? दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो हैं उनसे, चीन से, लंका से, जावा से, सुमात्रा से और आदि विभिन्न देशों से, ठीक है। वहीं पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वह था भृगुकच्छ या भड़ौच। यहाँ से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था,
एक सेकंड रुके, पानी पी लो जरा। हाँ देखिए, पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वह था भृगुकच्छु या फिर भड़ौत। यहाँ से भी उत्तर भारत का व्यापार होता था, लेकिन किससे? पश्चिमी देशों के साथ होता था। ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक जो व्यापार होता था वह होता था दक्षिण पूर्व एशिया से। क्यों? क्योंकि हूणों के द्वारा रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था या फिर उसका पतन कर दिया गया था। वहीं इस काल के यानी कि गुप्त काल के अगर प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करें तो वे थे ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल का था, भड़ौत जो कि पश्चिमी भारत में था, कल्याण, काम्बे आदि। इन सभी से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है। अगर विकल्प में होता कि उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं तो वही ऑप्शन सही रहता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ए कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, डी काम्बे। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक से व्यापार होता था। आपको अभी अभी बताया गया डिटेल से। नेक्स्ट, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। बी, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। या डी, इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। देखिए, फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, और इसके बारे में आपको यहीं पर बता दिया गया था। ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कूटों के निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, या डी, 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि श्रेणी जो है वह स्वतंत्र प्रायः हुआ करती थी। फिलहाल देखिए एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व होता था। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि वर्तमान में आप देखते होंगे कि आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ का एक व्यापार मंडल होता है। ठीक है। तो कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है उस व्यापार मंडल का, उसके अंतर्गत ही सभी व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। यदि वो किराना स्टोर है तो, मेडिकल स्टोर है तो उनके लिए अलग से एसोसिएशन होता है उनका, श्रमिकों का संगठन है तो उनका एक अलग से संगठन होता है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में श्रेणियाँ हुआ करती थी। हालांकि प्राचीन काल की जो श्रेणियाँ थी वह वर्तमान के इन सभी संगठनों से ज़्यादा अच्छी स्थिति में थी। अच्छी स्थिति कहने का मतलब उनके अधिकार अत्यधिक थे। कैसे? तो देखिए, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का भी निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था।
श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी एवं स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफ़ी महत्व होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए. वस्त्र उत्पादन, बी. बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी. हस्तशिल्प, डी. अफीम की खेती। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण उद्योग था वह था वस्त्र उद्योग, और इस समय प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग के जो क्षेत्र थे वे थे गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु के क्षेत्र। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए. प्राचीन हिंदू जनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी. एक आर्य राजकुमारी और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी. दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या डी. चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में होने वाली विभिन्न दुरभिसंधि, क्या कहे किसको कहा जाता है आप लोग बताइए तो। देखिए, दुरभिसंधि कहा जाता है ऐसी संधियाँ जो कि बुराई से प्रेरित हों। ठीक है, मतलब दो लोग मिल गए, ए और बी थे, इन्होंने आपस में मिलकर के एक गठजोड़ बनाया कि अब राजा को इस प्रकार से हम लोग गिरा देंगे या सत्ता विहीन कर देंगे। तो इस प्रकार की विभिन्न दुरभिसंधियों के बारे में जानकारी मिलती है हमको विशाख दत्त के प्रमुख नाटक मुद्रा राक्षस से। देखिए, मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर भी प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों का भी वर्णन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए. सौमिल्य, बी. शूद्रक, सी. शौनक, या डी. सुश्रुत। फिलहाल इसका जो सही आंसर आपको टिक करना है यहाँ पर वह करना है डी. सुश्रुत को। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सुश्रुत को जो है वह शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। किसका? यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं शल्य क्रिया। तो सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। सुश्रुत काशी के रहने वाले थे और इनका काल 600 ईसा पूर्व का है। शौनक जो थे वे ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार और साहित्यकार थे। कौन था शूद्रक? तो गुप्तकालीन नाटककार और साहित्यकार था। तो वहीं सौमिल्य जो है वह गुप्तकालीन नाटककार था। सौमिल्य की तुलना कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ की है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से कोई भी या किसी ने भी कार्य नहीं किया था। यद्यपि लोक सेवा आयोग ने बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना था। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए. सुश्रुत, बी. सौमिल्य, सी. शूद्रक, डी. शौनक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक अन्य ऑप्शन है तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर ई के साथ कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने सुश्रुत को ही सही माना था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? ए. धन्वंतरी, बी. भास्कराचार्य, सी. चरक, या डी. सुश्रुत। देखिए, जो धन्वंतरी थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त काल से ही उनका संबंध था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से भी एक थे। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। देखिए, धन्वंतरी जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे।
चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और इनके द्वारा चरक संहिता की रचना की गई थी, जबकि जो भास्कराचार्य थे वह खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें सिद्धांत शिरोमणि में खगोल संबंधी बात की गई है, वहीं लीलावती में गणित के बारे में बताया गया है। हालांकि लीलावती जो है वह सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक थे, तो सीधे आंसर पर चलते हैं ना, अभी अभी देखा हमने, भास्कराचार्य जो है वह लीलावती के लेखक थे। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, पाँचवीं शती ईस्वी में कोढ़ के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। ठीक है, शल्य के बारे में हमने देखा था कि जो सुश्रुत थे वह बहुत बड़े शल्य क्रिया के जनक थे या शल्य चिकित्सक थे, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑपरेशन उनके द्वारा किया जाता था, लेकिन अंग प्रत्यारोपण नहीं। ठीक है, तो शल्य औजारों का प्रयोग जो है वह आम हो चुका था, अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो चुका था। और पाँचवीं शती आते आते हमको कोण की ज्या, साइन, कोसाइन, इन सब के बारे में जानकारी हो चुकी थी। फिलहाल यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप समझिए। देखिए, प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्यक्रिया में काम आने वाली विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। ठीक है, देखिए, पाँचवीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति के ज्या यानी कि साइन, कोसाइन और इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका उल्लेख भी किया गया। वहीं सातवीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह स्थित था ए उज्जैन, बी कौशाम्बी, सी ताम्रलिप्ति या डी पाटलिपुत्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फाहियान के द्वारा पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का उल्लेख किया गया था अपने भारतीय यात्रा के दौरान। कब से कब यह भारत आया था बताइए? तो अभी भी बात हुई थी ना हमारी। देखिए, चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेखित किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। इस अस्पताल में देश भर से रोगी इलाज करवाने हेतु आते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित था? ए वररुचि, बी शंकु, सी छपड़क या डी अमर सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छपड़क जो है वह चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक थे और यह एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे या एस्ट्रोलॉजर थे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल प्रशासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि जो है वह सर्वकालिक रही, यानी कि सभी कालों में रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट जो थे वे थे महाकवि कालिदास, जबकि जो छपड़क था वह रत्न फलित ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजर था। नेक्स्ट, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो सीधा आंसर पे बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। उनके नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वाराहमिहिर
या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आर्यभट्ट के द्वारा पहली बार यह बताया गया था कि पृथ्वी जो है वह अपने धुरी पर ही घूमती है और इसी कारण जो है वह प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, और इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आर्यभट्टीय। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क या डी पड़। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। देखिए, गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। हालांकि चीनी यात्री फाहियान ने बताया कि लोग अपने दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, न कि स्वर्ण मुद्राओं का। नेक्स्ट, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो सीधे आंसर पर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो इसके बारे में बात हुई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत मुद्राओं को गुप्तकाल में रूपक कहा जाता था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, गुप्तकाल के सिक्के जो है या गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल जो है वह राजस्थान के भरतपुर का बयाना क्षेत्र है। ठीक है, और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, तो वहीं स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने या डी श्रीगुप्त ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम जो है सिक्कों को जारी किया गया था। देखिए, किसमें? गुप्त शासकों में। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी बताइए? हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, देखिए, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच के द्वारा सिक्कों को जारी करने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के लगभग 9 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली या डी सौरसेनी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गुप्त काल में लिखे गए नाटकों में जो स्त्री और शूद्र होते थे वे प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग होते थे वे संस्कृत भाषा को बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से या डी सांची से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हमको एरण से प्राप्त हुआ है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी घटोत्कच। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। और इसकी प्रारंभिक तिथि कब थी? उसके शासनकाल का प्रारंभिक वर्ष, यानी कि 319 ईस्वी। नेक्स्ट, एक तरफ सूचियां हैं और दूसरी तरफ, एक तरफ गुप्त शासकों या विभिन्न शासकों की सूचियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी उपाधियों के बारे में दिया है और इनको आपको सुमेलित करवाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अशोक पर क्रमांक, बी समुद्रगुप्त प्रियदर्शिनी, सी चंद्रगुप्त द्वितीय क्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कूट है ए 1 2 3 4, बी 3 2 1 4, सी 2 1 4 3, डी 4 3 2 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
सी 2143। देखिए अशोक की जो उपाधि थी वह थी प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शिन। उसके बाद पेन बदलते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वह थी परक्रमांक की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वह थी विक्रमादित्य की। और नेक्स्ट और लास्ट, समुद्रगुप्त की जो समुद्रगुप्त कह रहा हूँ, स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वह थी, बताइए किसकी, क्रमादित्य की। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तो अशोक की उपाधि परक्रमांक की थी, यहाँ देखिए अशोक की उपाधि जो है वह प्रियदर्शिनी थी, समुद्रगुप्त की उपाधि परक्रमांक थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वह थी क्रमादित्य की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट या डी सातवाहन युग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। देखिए नगरों का जो है वह क्रमिक रूप से पतन होता गया था। जो प्रमुख शहर या जो प्रमुख नगर थे वह धीरे धीरे गांव के रूप में बनते जा रहे थे। देखिए गुप्त काल में नगर जो है वह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी के जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र गुप्त काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट या डी प्रतिहार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के शासकों के द्वारा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक मात्रा में गांवों का अनुदान दिया गया था और जिसको कहा जाता था अग्रहार। ठीक है, अभी यहाँ अग्रहार के बारे में चर्चा नहीं है एक्सप्लेनेशन में, आगे चर्चा होगी कहीं पर। देखिए गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि अनुदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को ही सौंप दी जाती थी। ठीक है, यानी अग्रहार से जो भी आय प्राप्त होती थी वह उसको ग्रहण करने वाले या फिर उसको जिसे दान दिया गया है उसी को ही सौंप दी जाती थी। ठीक है, इसको दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को भी ग्राम अनुदान या भूमि अनुदान दी जाती थी उस व्यक्ति को उस भूमि में निवास करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से राजस्व वसूलने का अधिकार भी सौंप दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त या डी मगध। चलिए, प्राचीन भारत में गुप्तों के शासनकाल को गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनके काल में साहित्य का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, इनके काल में महान महान सम्राट हुए। यह काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। इसमें भारतीय संस्कृति का काफ़ी मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशिया में आप लोग विभिन्न मंदिरों को देखेंगे और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट रूप से विकास हुआ था गुप्त काल में। इस कारण इनके काल को गोल्डन एरा भी कहा जाता है या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है अथवा क्लासिक युग या भारत का पेराक्लीन युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी। ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोलों में या डी इनमें से किसी में भी नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। देखिए ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य, चोल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़ करके, यानी कुछ स्त्रियों को छोड़ करके बाकी विभिन्न सभी स्त्रियों के लिए जो उनकी स्थिति थी वह
दयनीय ही बनी रही। ठीक है, अतः स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी किसी भी काल में नहीं मानी जा सकती सिवाय ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त युग में भूमि के राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठवां भाग, सी उपज का आठवां भाग, या डी उपज का आधा भाग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त युग में भूमि के राजस्व की दर जो थी वह थी उपज का छठवां भाग। देखिए, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश होता था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या फिर भाग कर कहा गया है। क्या कहा गया गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को? उद्रंग या फिर भाग कर। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, या फिर डी 1/8। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में देखिए भू राजस्व की दर जो थी वह थी उपज का 1/6वां भाग। नेक्स्ट, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ए उपज का आधा भाग, बी उपज का छठा भाग, सीधे आंसर चलते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग जो है वह हिंदू विधि द्वारा मान्य एक कर था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगलों वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। बिना जोती हुई जंगली भूमि को गुप्त काल में अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, देखिए, वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का भी एक पद है। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ए भूमाप, बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी नगर की भूमि का वर्गीकरण, या डी धार्मिक अनुष्ठान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय इतिहास में कुल्यामाप, द्रोणावाप और एक अन्य शब्द है, वह क्या है? वह है अधवाप। यह सभी जो है भूमि माप की इकाइयाँ हुआ करती थी। कब? गुप्त काल के समय में। देखिए, गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यावाप, द्रोणावाप, अधवाप, यह सभी भूमि माप की इकाइयाँ हुआ करती थी। भूमि से संबंधित अब तक हमने 3-4 शब्दों को पढ़ा है, 5 शब्दों को कुल। कौन कौन से? गुप्त काल के बारे में। ठीक है, अग्रहार जो कि भूमिदान के संदर्भ में है, अप्रहत जो कि बिना जोती हुई भूमि या जंगली भूमि को कहा जाता है, उसके अलावा भूमि नाप के संदर्भ में कुल्यावाप, द्रोणावाप और अधवाप इकाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ए सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, या डी दरबारी विद्वानों को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्राह्मणों को गुप्त काल में कर रहित भूमि दी जाती थी जिसको अग्रहार कहा जाता था, और इसका जो उद्देश्य होता था वह एकमात्र उद्देश्य होता था, और वह था धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ए वेदक भागम, बी हिरण्य, सी उदरंग, या फिर डी उपरनिका। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सिंचाई कर को गुप्त काल में वेदक भागम कहते थे। हिरण्य, देखिए, यह इसके बारे में हमने मौर्य काल में देखा था कि यह एक भूमि से लिया जाने वाला नगद कर था हिरण्य। ठीक है, भूमि से नहीं, मौर्य काल में लिया जाने वाला एक नगद कर था हिरण्य। उदरंग अभी अभी हमने देखा था, गुप्त काल में ही उद्रंग या फिर उदरंग कहा जाता है भूमि करों को। और वहीं उपरनिका जो है यह राजपूतों के समय में ली जाने वाली एक भूमि कर थी, जो कि
भूमि पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। नेक्स्ट, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ए, तांबे के बर्तनों के लिए, बी, स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए, या डी, हाथी दांत के काम हेतु। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए तीसरी शताब्दी ईस्वी में वारंगल जो था वह प्रसिद्ध था। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, सी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, या डी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से व्यापार करने वाले यह प्रमुख बंदरगाह थे नगर, घंटसाला, कदुरा तथा चौल। ठीक है, आइए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझते हैं। IAS 2020 का प्रश्न है लेटेस्ट में। देखिए, घंटसाला, कदुरा, चौल यह सभी गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे और यहाँ से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटसाला एवं कदुरा जो है वह पूर्वी तटीय शहर थे, जबकि चौल जो है वह पश्चिम तटीय बंदरगाह का प्रतिनिधित्व करता था, या बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक, कौन कौन से पूर्वी तटीय थे? घंटासाला और कदूर, यह पूर्वी तटीय बंदरगाह शहर थे, तो वहीं चौल जो है वह पश्चिम तटीय बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ए, सीथियन, बी, हूण, सी, यूची, या डी, शक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तोरमाड़ जो है वह एक हूण आक्रमणकारी नेता था और इसका एक बताइए सामंत था जिसका नाम था धन्य विष्णु। ठीक है, देखिए, तोड़मार भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरड़ नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका यानी कि तोरमाड़ का एक लेख मिला है हमको, जिससे पता चलता है कि जो धन्य विष्णु था वह तोरमाड़ के शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत हुआ करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? ए, बुद्धगुप्त, बी, यशोधर्मन, सी, शशांक, या डी, प्रभाकर वर्धन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। मिहिरकुल को गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी पराजित किया था। देखिए, चीनी यात्री वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और उसके बाद मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरीके से पराजित किया गया था। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ए, युआन च्वांग, बी, फाहयान, सी, सुंगयुन, या डी, इतसिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुंगयुन वह चीनी यात्री था जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। इसके द्वारा भारत की यात्रा 518 ईस्वी में की गई थी और यह 3 वर्षों तक भारत में रहा था और इसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, या डी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी, अथवा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है या जो निकटतम उत्तर है वह है 500 ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फिलहाल जो सही आंसर है वह है 518 से 521 ईस्वी तक यह भारत में रहा था सुंगयुन और इसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित करके अपने साथ चीन ले जाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब तक हम लोग ध्यानपूर्वक ही पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे।
दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उत्तर निम्नकूटों के आधार पर देना है। ऑप्शन है ए 1, 2 एवं 3 सही है, बी 1 एवं 2 सही है, सी 1 एवं 3 सही है, या डी 2 एवं 3 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। नितांत केंद्रीकृत नहीं था शासन उनका, यह आपको पहले ही बताया गया कि यह जो है राजाओं के राजा हुआ करते थे और जो राजा थे वह स्वतंत्र रहा करते थे अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की उतनी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्राचीन काल में बलात् श्रम था उसको क्या कहा जाता था, विष्टि कहा जाता था। ठीक है बलात् श्रम यानी जबरन मजदूरी जो करवाई जाती थी। ठीक, तो अब बात करते हैं कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम या विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, ए, इसे राजा के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी, बालात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, या डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बालात श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बालात श्रम को गुप्त काल में राजा की आय का एक स्रोत माना जाता था और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। एक्सप्लेनेशन देखिए तो और अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख। ठीक है, प्रभावती गुप्ता से कौन सा अभिलेख संबंधित है, रिद्धपुर का अभिलेख। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में हमको विष्टि यानी कि बेगार और बलात् श्रम के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इनको जो है यानी कि विष्टि को अन्य करों के साथ ही रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा या विष्टि का प्रमाण हमको मौर्य युग से ही मिलता है, लेकिन गुप्त काल में यह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत यानी विष्टि के तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता था। और यह विष्टि की जो प्रथा थी वह मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती भी रही, लेकिन इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार का कोई भी प्रश्न या कोई भी प्रथा नहीं थी। यह जो है वह सभी श्रमिकों पर समान रूप से लागू होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था या ओरिजिनेट हुआ था। शतरंज का खेल पहली बार आविष्कार, शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। ए, चीन में, बी, ईरान में, सी, इंडोनेशिया में, या फिर डी, भारत में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। शतरंज के खेल का आविष्कार या शतरंज का खेल जो है वह भारत में ओरिजिनेट या फिर उद्भूत हुआ था। महाभारत के काल में या महाभारत के समय में शतरंज के खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से शतरंज ईरान पहुंचा और ईरान से यह शतरंज यूरोप पहुंचा था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो मृच्छकटिकम को किसने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था, यह ध्यान रखिए। चलिए आगे, ऑप्शन था ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, सी, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, डी, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप के राजकुमारी की प्रेम गाथा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम में एक धनी ब्राह्मण व्यापारी और एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के बारे में वर्णन किया गया। देखिए,
एक्सप्लेनेशन देखिए आप और अच्छे से समझेंगे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के बारे में हमको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। इससे हमें तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी पता चलता है। जैसे देखिए, मृच्छकटिकम से हमको तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी पता चला। जैसे इससे हमें पता चला कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे और उन्हें अब महाकाव्यों एवं पुराणों को सुनने का अधिकार मिल गया था। और इस ग्रंथ में मुख्यतः यह बताया गया था कि जो एक ब्राह्मण व्यापारी है जिसका नाम चारुदत्त है और एक गणिका की पुत्री जो कि वसंत सेना है, इनके बीच प्रेम संबंधों को बताया गया था। और इससे हमें यह पता चलता है कि गुप्त काल में ब्राह्मण भी जो है वह व्यापार करने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन सांख्य दर्शन में और प्रमुख रूप से क्या पता चला था कि जो उज्जैनी के शूद्र अधिकारी थे उनको महाकाव्य और पुराणों के श्रवण का अधिकार मिल गया था, यानी शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट, और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन, डी चारवाक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राचीन भारत के सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का, या कामपिल्य कहीं कहीं इनको बोला जाता है। और इनके द्वारा सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।